दी आर्काइव सीरीज इलेक्ट्रो करंट। तो भाई इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में हम 2016 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो भी चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले सवाल के साथ। तो इस क्वेश्चन में आपको एक कॉम्बिनेशन दिया है कैपेसिटर्स का कुछ इस तरह से, और इस पूरे कॉम्बिनेशन को हमने एक बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी तो भाई 8 वोल्ट की है। बात करें कैपेसिटर के कैपेसिटेंसेस की तो भाई ये रहा 4 माइक्रोफैरड का, ये रहा 3 माइक्रोफैरड का, ये रहा 9 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो भाई इस कैपेसिटिव और बैटरी वाले सिस्टम के लिए आपको पता लगाना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज Q। और ये Q क्या है? Q है सम ऑफ चार्जेस ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरड एंड 9 माइक्रोफैरड कैपेसिटर। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। तो भाई सबसे पहला काम तो ये करना है कि हमें इस Q की वैल्यू निकालनी है। Q है भाई Q ऑन 4 माइक्रोफैरड प्लस Q ऑन 9 माइक्रोफैरड। तो हमें अब इस Q ऑन 4 माइक्रोफैरड और एंड Q ऑन 9 माइक्रोफैरड की वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस और इस कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू। तो यार अगर देखा जाए तो ये 8 वोल्ट का बैटरी इसके अक्रॉस लगा है, तो यानी कि इस 2 माइक्रोफैरड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? तो यार सिंपली Q इज इक्वल टू CV का अगर हम यूज़ करें तो ये हो जाएगा 16 माइक्रोकूलम। पर खैर इसके ऊपर कितना भी जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो मतलब है 4 और 9 माइक्रोफैरड वाले कैपेसिटर से। तो एक बात और कि भाई इस और इस पॉइंट के क्रॉस भी तो 8 वोल्ट का बैटरी लगा है। हाँ भाई, और इन दोनों कैपेसिटर का अगर मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालूँ तो क्या आएगा बताओ? तो यार पैरेलली तो कैपेसिटेंसेस सीधे सीधे ऐड अप हो जाते हैं, तो इन दोनों पैरेलल कैपेसिटर्स को आप हटा करके एक कैपेसिटर लगा सकते हो। कितना बड़ा? हाँ, 12 माइक्रोफैरड का। तो अब क्या हो गया? अब ये हो गया 4 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड का एक सिस्टम। ठीक है, तो यार हमें चार्जेस निकालने हैं 4 वाले पे और 12 वाले पे। तो यार एक काम करते हैं, पहले इस 4 और 12 का सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो क्या आएगा? ये आ जाएगा 4 × 12/16 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड को अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ रहा है? 24 माइक्रोकूलम। तो इसका मतलब कि इस पूरे सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड, इसकी वजह से 24 माइक्रोकूलम का चार्ज यहाँ पे आ रहा है। अब ये 24 माइक्रोकूलम का जो चार्ज है वो दो जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। कहाँ कहाँ? एक तो इस 4 माइक्रोफैरड वाले पे और एक इस 12 माइक्रोफैरड वाले पे। और भी हमें ये भी पता है कि अगर दो कैपेसिटेंसेस सीरीज में हैं तो उन पे चार्जेस भी सेम होंगे, और वो क्या होगा? उन दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन के कैपेसिटेंस पर इतना चार्ज आएगा, उतना ही चार्ज दोनों ही कैपेसिटेंस पे होगा। तो भाई हमने इन दोनों सीरीज वालों का नेट कैपेसिटेंस निकाला तो वो आ गया 3 माइक्रोफैरड। अब इस 3 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना आ रहा है? 24 माइक्रोकूलम। इसका मतलब कि 4 माइक्रोफैरड और इस 12 माइक्रोफैरड दोनों पे ही चार्जेस कितने होंगे? दोनों पे 24 माइक्रोकूलम के चार्ज होंगे। ठीक भाई, तो एक बात तो पक्की हो गई कि इस 4 माइक्रोफैरड वाले पे तो भैया 24 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अब मुझे निकालना है कि 9 माइक्रोफैरड वाले पे कितना चार्ज है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा? मुझे ये पता है कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन यानी कि 12 माइक्रोफैरड वाले पे चार्ज है 24 माइक्रोफैरड। अब इस 24 माइक्रोफैरड चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कुछ मिलेगा 3 माइक्रोफैरड वाले को और कुछ मिलेगा 9 माइक्रोफैरड वाले को। Q इज इक्वल टू CV में अगर मैं देखूँ तो इन दोनों ही कैपेसिटेंस से अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम है भाई, दो सेम पॉइंट्स हैं तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। तो मतलब कि जो पोटेंशियल 3 माइक्रोफैरड के अक्रॉस है वही पोटेंशियल 9 माइक्रोफैरड के अक्रॉस है, तो यानी कि पोटेंशियल तो हो गया कांस्टेंट। तो यहाँ से मुझे मिल गया Q प्रोपोर्शनल टू C। तो यानी कि इस 24 माइक्रोफैरड वाले चार्ज का डिवीजन होगा कैपेसिटेंसेस के रेशियो में। अगर मैं बात करूँ कैपेसिटेंस के रेशियो तो 3:9 यानी कि 1:3 का रेशियो है। और हमें बड़े वाले यानी कि 9 माइक्रोफैरड पे चार्ज निकालना है, तो अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँ 24 माइक्रोफैरड चार्ज का तो क्या हो जाएगा? 24 × 3/4, तो कितना हो जाएगा? 18। तो भाई 9 माइक्रोफैरड पे चार्ज कितना आ गया? 18 माइक्रोकूलम। और बचा खुचा चार्ज चला जाएगा 3 माइक्रोफैरड वाले पे, कितना बच गया? 6। तो भाई 6 माइक्रोफैरड इधर आ गया और इधर आ गया आपका 18 माइक्रोकूलम चार्ज। तो यार अब बताओ कि इन दोनों पे सम कितना आया चार्जेस का? ये आ गया आपका
42 माइक्रोकूलम का चार्ज। अब सिंपली आपको 42 माइक्रोकूलम के चार्ज की वजह से 30 मीटर के डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यार इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। K क्या है? K है आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q की बात करें तो Q है आपका 42 माइक्रोकूलम, यानी कि 42 इंटू 10 टू द पावर -6। ठीक है भाई, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि 30 इंटू 30। तो भाई इन सब से यहाँ आ गया सिंपली एक 10, 3 3 9 से 9 कैंसिल, और ये आ गया आपका 420 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यार कमेंट करके बताओ कि कितने लोगों से ये सवाल हो गया। एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा टाइम इसलिए लग गया क्योंकि भाई मैं चीज़ों को काफ़ी स्लो कर रहा था, पर अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है इन सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ कैपेसिटर्स के केस में, तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है आपके लिए ये कैलकुलेट कर पाना कि भाई यहाँ पे चार्ज कितना है और यहाँ पे चार्ज कितना है। ठीक है भाई, चलो बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो भाई ये सवाल भी 2016 के पेपर का है, जेईई मेंस का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक आर्क लैंप दिया हुआ है। तो कह रहा है कि ये लैंप की रिक्वायरमेंट है 10 एम्पियर करंट एट अ वोल्टेज ऑफ 80 वोल्ट। ठीक है भाई, तो एक बात बताओ कि अगर मान लो हमने इसे कनेक्ट कर दिया एक एसी सोर्स से जो कि है 220 वोल्ट का और उसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, तो आपको ये बताना है कि भाई इस आर्क लैंप के सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किस इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाएं कि भाई इस रेटिंग पे भी अपना काम हो जाए। तो भाई वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ एक बात और, ये जो वोल्टेज है 220 वोल्ट ये आरएमएस वैल्यू है। वैसे भी अगर कुछ ना कहा होता आपको ये पहले से मानना होता है कि जो वैल्यू दी गई है वो एक आरएमएस वैल्यू है। ठीक है भाई, तो आप वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो, देखते हैं कितने लोगों से ये सवाल बन पाता है। सबसे पहले बात तो ये कि जो भाई अपना ये आर्क लैंप है उसका रेजिस्टेंस कितना है। तो भाई सिंपल सी बात है, उसका रेजिस्टेंस होगा वोल्टेज अपॉन करंट। तो वोल्टेज है 80 वोल्ट और 80 वोल्ट वोल्टेज पे करंट चाहिए 10 एम्पियर। तो कितना रेजिस्टेंस हुआ इसका? इसका रेजिस्टेंस हो गया 8 ओम। अब कह रहा है कि हम इसके सीरीज में कितना इंडक्टर लगाएं, मतलब किस इंडक्टेंस का इंडक्टर लगाएं। तो सबसे पहली बात तो भाई ये हो गया 8 ओम का अपना आर्क लैंप। चलो मान लो कि किसी एल इंडक्टेंस का हमने एक रेजिस्टर लगा दिया और साथ ही साथ हमने इसे कनेक्ट कर दिया 220 वोल्ट वाले एक एसी सोर्स से जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। और भाई हम चाहते हैं कि इस कॉन्फ़िगरेशन पे भी हमारा जो आर्क लैंप है वो अच्छे से काम करे। तो भाई इसके लिए हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कि इस सर्किट में जो करंट है वो 10 एम्पियर का है। तो चलो भाई करते हैं इंश्योर। तो अब देखो, अब यहाँ पे एक इंडक्टर और रेजिस्टर का कॉम्बिनेशन है। तो सबसे पहले मुझे इस कॉम्बिनेशन के लिए नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा और उस नेट रेजिस्टेंस को मैं वोल्टेज से डिवाइड करूँगा। तो वोल्टेज अपॉन आर नेट, और इसको मुझे इक्वेट करना है सिंपली करंट 10 एम्पियर से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आर नेट की, तो भाई यहाँ पे मुझे पता है कि रेजिस्टर और इंडक्टर के रेजिस्टेंस के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है π/2 का। इसलिए अगर इसका कॉम्बिनेशन मैं लूँ तो ये होता है √r² प्लस XL का स्क्वायर, ये होता है आर नेट। तो भाई आर नेट की जगह मैं रख सकता हूँ √r का स्क्वायर, आर है भैया 8 यानी कि 64 प्लस XL का होल स्क्वायर। तो यार इससे 0 कट गया, दोनों तरफ अगर आप स्क्वायर करो तो आपको मिलेगा 64 प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू 22 का स्क्वायर दैट इज़ 484। तो यहाँ से आ गया XL स्क्वायर की वैल्यू 420। तो भाई XL आ गया इंडक्टिव रिएक्टेंट √420 और हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है कितनी 50 हर्ट्ज। तो यार ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा 2 पाई इंटू न्यू यानी कि 2 इंटू पाई इंटू 50। ठीक है, और हमें पता है कि XL होता है ओमेगा इंटू एल। तो अगर ओमेगा इंटू एल को मैं √420 से इक्वेट करूँ और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो 2 पाई 50, तो यहाँ से यल यानी कि इंडक्टेंस आ जाएगा √420 डिवाइडेड अपॉन बाई क्या 2 पाई इंटू 50। तो अगर इस एक्सप्रेशन को आप सॉल्व करो तो आपको एल की वैल्यू मिलेगी 0.065 हेनरी। तो भाई इतने इंडक्टेंस का अगर मैं एक इंडक्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दूं तो अपना काम काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। आते हैं अगले सवाल पे। तो भाई इस क्वेश्चन में कह रहा है कि आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया गया है और इस गैल्वेनोमीटर के बारे में कहा जा रहा है कि भाई
इस गैल्वेनोमीटर के अंदर जो कॉइल लगा है उसकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, और अगर हम फुल डिफ्लेक्शन चाहते हैं तो भाई हमें 1 मिली एम्पियर करंट पास करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे फुल डिफ्लेक्शन होगा। अब हम चाहते हैं कि भाई हम इस गैल्वेनोमीटर को एक एमीटर में बदल दें, तो भाई कैसे होगा? गैल्वेनोमीटर से अगर हमें एमीटर में बदलना है तो हमें एक रेजिस्टेंस, जिसे हम बोलते हैं शंट, उसको पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा। और हम चाहते हैं कि ये जो अपना एमीटर है वो 10 एम्पियर करंट पे फुल डिफ्लेक्शन दे, यानी कि मैक्सिमम कैपेसिटी इस एमीटर की है 10 एम्पियर। तो भाई इसके लिए आपको बताना है कि कितने ओम का शंट रेजिस्टेंस में पैरेलल में लगाऊं इस गैल्वेनोमीटर के साथ कि अपना काम हो जाए। तो यार वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को ट्राई करो। तो यार एक काम करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर हो गया, इस गैल्वेनोमीटर से हमने 1 मिली एम्पियर का करंट पास किया। तो हम सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई इस और इस, यानी कि इस गैल्वेनोमीटर के एंड पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज कितना आया। तो भाई सिंपल सी बात है, वोल्टेज होता है I इंटू आर। आई है 10⁻³ और आर है 10⁻²। तो भाई वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर आ गया 0.1 वोल्ट। ठीक है, अब देखो ये अपना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस था कितना, 100 ओम का। हमने इसके पैरेलल में एक शंट ऐड कर दिया भाई, और हम कह रहे हैं कि अब ये बन गया अपना एमीटर, और हम ये चाहते हैं कि 10 एम्पियर का करंट मेज़र कर पाएँ। तो भाई 10 एम्पियर का करंट अगर हमें मेज़र करना है तो इसका मतलब कि शंट के थ्रू 10 एम्पियर का करंट जाना चाहिए। और बात करें वोल्टेज की, तो भाई वोल्टेज वही होना चाहिए। पहले सिर्फ गैल्वेनोमीटर था तो इस और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज था 0.1 वोल्ट, शंट इंट्रोड्यूस कर दिया तो भी वोल्टेज ही होना चाहिए। तो यार इसका मतलब कि इस पॉइंट के अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है, 0.1। और वोल्टेज क्या होता है, I इंटू आर। आई है 10 और आर है RS। तो भाई यहाँ से शंट का रेजिस्टेंस निकल करके आ गया 0.01, और ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व्ड। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू TDC एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर JEE प्रिपरेशन।